मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज एलएलबी फर्स्ट ईयर के 5th पेपर मुस्लिम लॉ में मैरिज निकाह चैप्टर में निकाह के आवश्यक तत्व या आवश्यक शर्तों एसेंशियल कंडीशंस पर चर्चा कर रहा हूँ। आज हम मुस्लिम विवाह में किन किन बातों का ध्यान रखकर निकाह करना चाहिए, इन सभी तत्वों पर एक साथ किंतु ब्रीफ में चर्चा करेंगे और उसके पश्चात हर एक शर्त पर विस्तार पूर्वक अगले वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। जब भी हम निकाह की आवश्यक शर्तों की बात करते हैं तो इन्हें हम ऊपरी तौर पर 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला खंड है औपचारिकताएं, फॉर्मेलिटीज़ टुवर्ड्स मैरिज। दूसरा खंड है सक्षमता या कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। और तीसरा खंड है विधिक निर्योग्यताएं, अयोग्यताएं, प्रतिषेध, निषेध, लीगल बार्स। अब यदि हम इन तीनों खंडों में से प्रथम खंड पर बात करें तो औपचारिकताओं में 7 तरह के तत्वों पर हम बात करते हैं। जैसे संविदा की शुरुआत प्रस्ताव से होती है, उसी तरह निकाह में जो प्रस्ताव रखा जाता है उसे हम इजाब या इजब कहते हैं। प्रस्ताव पर स्वीकृति से वह वचन बन जाता है। उसी तरह इजब को जब विपक्षी पक्षकार कबूल कर लेता है तो निकाह संविदा का गठन हो जाता है। लेकिन इजब और कबूल दोनों एक बैठक, 1 मीटिंग और 1 सिटिंग में होने अनिवार्य माने गए हैं। इसी तरह ये जो इजब और कबूल हुए, इनके साक्षी भी होने चाहिए जिनको शहादत कहा जाता है, विटनेस। तो ये भी अनिवार्य है, जिसमें 2 पुरुष अथवा 1 पुरुष और 2 महिलाएं उपस्थित हों और वे इजब और कबूल को सुने। इसी तरह इजब और कबूल जो हो रहे हैं वे एक बैठक में साक्ष्यों की उपस्थिति में किंतु स्वतंत्र सहमति से किए गए होने चाहिए। फ्री कंसेंट, किसी तरह का भय, दबाव, असमय कसर, कपट या मिथ्या उपदेशन के अधीन ली गई सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाती है। इसी तरह यदि हम बात करें तो इजब और कबूल जब हो रहे हैं तो उसी समय विवाह के दोनों पक्षकार कुछ विधिक और धार्मिक शर्तें भी तय करते हैं। तो ये शर्तें जो हैं वो विधिक और धर्म के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। इसी तरह मुस्लिम लॉ का एडवांस फीचर
पंजीकरण को माना जाता है, क्योंकि 6वीं-7वीं शताब्दी से काजी के द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन के समकक्ष माना जाता था, और ये मोहम्मद साहब के द्वारा लाए गए सुधारों में से एक महत्वपूर्ण सुधार माना गया है। तो कुल मिलाकर ये जो 7 आवश्यक शर्तें हैं, ये फॉर्मेलिटीज़ या औपचारिकताएं मानी जाती हैं। इसी तरह यदि हम बात करें कि जो इजब और कबूल हो रहे हैं, तो ये प्रस्ताव और स्वीकृति के समकक्ष हैं, और आप जानते हैं कि संविदा के प्रस्ताव और स्वीकृति सक्षम पक्षकार ही कर सकते हैं। तो यदि हम कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ की बात करें, तो विवाह का पक्षकार वयस्क अर्थात बुलुग अवस्था प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पर वयस्कता की उम्र 15 वर्ष मानी जाती है, जो स्त्री पुरुष दोनों के लिए एक समान है। इसी तरह दोनों पक्षकार विवाह के समय स्वस्थित होने चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी सक्षमता नहीं है, तो फिर संविदा की ही तरह निकाह के प्रस्ताव और स्वीकृति करने के लिए संरक्षक को अधिकृत किया गया है। विवाह के लिए संरक्षकता को जबर कहा जाता है, जो शिया विधि में पिता और पिता के पिता को ही प्राप्त है, और सुन्नी विधि में पिता और पिता के पिता के अलावा सपिंड, उसके पश्चात माता और उसके पश्चात मातृ संबंधियों को प्राप्त होती है। तो इजब और कबूल और जो शर्तें तय की जाती हैं, वे सक्षम पक्षकार अथवा उनके संरक्षकों के द्वारा की जानी चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें, तो कुछ परिस्थितियाँ, कुछ निर्योग्यताएं, कुछ प्रतिषेध किए गए हैं, जिनको हम 3 खंडों में विभाजित कर सकते हैं। पहले हैं पूर्ण निषेध एब्सोल्यूट बार्स, दूसरे हैं सापेक्ष निषेध रिलेटिव बार्स, और तीसरे हैं विविध निषेध मिसलेनियस बार्स। अब यदि हम बात करें पूर्ण निषेधों की, जो पूर्ण रूप से वर्जित हैं, अर्थात इनके मध्य विवाह संभव नहीं है, तो उनमें 3 तरह के संबंध हैं, जिनमें पहला तरह का संबंध रक्त संबंध कहलाता है, जिसे हम मुस्लिम समाज में कराबत के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में कॉन्सैंग्यूनिटी कहा जाता है, अर्थात दोनों पक्षकारों के मध्य रक्त संबंध नहीं होना चाहिए। इसी तरह दूसरा है पूर्ण निषेध में विवाह संबंध, जिसे मुशारत कहा जाता है, अफिनिटी। तो दोनों पक्षकारों के मध्य विवाह संबंध नहीं होना चाहिए। और इसी में तीसरा पूर्ण निषेध है धात्रेय संबंध, जिसे रिजा कहा जाता है, फोस्टरेज। और पूर्ण निषेधों में चौथा और अंतिम है विवाहित स्त्री, अर्थात विवाहित स्त्री के साथ विवाह नहीं किया जा सकता, अर्थात स्त्री एक समय में एक पुरुष से ही विवाहित हो सकती है। अगर उसे दूसरा विवाह करना है, तो पहला विवाह समाप्त होना अनिवार्य है। तो ये 4 पूर्ण निषेध माने जाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें, तो दूसरे तरह के हैं सापेक्ष निषेध, जिन्हें अस्थायी प्रतिषेध भी कहा जाता है, रिलेटिव बार्स। ये ऐसे निषेध हैं जो एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, अर्थात इनको बाद में भी पूरा किया जा सकता है।
और जिस समय इनमें करेक्शन हो जाता है उस समय से वो विवाह इर्रेगुलर मैरिज से रेगुलर मैरिज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये 5 तरह के निषेध माने जाते हैं, जिनमें सबसे पहला है अवैध संयोग, अनलॉफुल कंजक्शन, अर्थात पक्षकारों के मध्य इस तरह का कोई संयोग नहीं होना चाहिए जिसे अवैध बताया हुआ है, मुस्लिम विधि में है। दूसरा सापेक्ष निषेध आता है 5वां विवाह। मुस्लिम पुरुष को 4 तक विवाह करने की छूट है, और यदि वो 4 पत्नियों के रहते हुए 5वां निकाह करता है तो उसे शून्य विवाह न मानकर फासिद निकाह की श्रेणी में रखा जाता है। और जब पहले 4 विवाह में से कोई एक विवाह खंडित हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो वो 5वां निकाह चौथे निकाह के रूप में रेगुलर मान लिया जाता है। इसी तरह साक्ष्यों की अनुपस्थिति से निकाह पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, इसे बाद में करेक्ट किया जा सकता है। या जब दोनों पक्षकार पति पत्नी जैसा संबंध स्थापित कर लेते हैं तो फिर ये ऑटोमेटिक रेगुलर मैरिज में काउंट हो जाता है। इसी तरह यदि हम बात करें धर्म भिन्नता की, डिफरेंस इन धर्मा, तो दोनों पक्षकार मुस्लिम होने चाहिए। मुस्लिम में सेक्ट्स और सबसेक्ट्स हैं जिन पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। उनमें से अंतर संप्रदाय विवाह संभव है, लेकिन कोई पक्षकार जो गैर मुस्लिम है, तो ईसाई यदि है तो उससे निकाह वैध माना जाता है। लेकिन अन्य धर्म का यदि है, जैसे हिंदू, पारसी आदि, तो फिर वो विवाह इर्रेगुलर मैरिज की कैटेगरी में आ जाता है और धर्म परिवर्तन करके उस विवाह को करेक्ट किया जा सकता है। इसी तरह यदि हम बात करें इद्दत अवधि में विवाह नहीं होना चाहिए, तो यह जो निषेध है वो केवल उन्हीं पक्षकारों के लिए है जिनका विवाह पहले हो चुका है और वो विवाह खंडित हुआ है, अब वो पुनः विवाह करना चाहते हैं या चाहता है, तो पहले विवाह की इद्दत अवधि पूर्ण होने के पश्चात ही स्त्री जो है वो पुनः विवाह करने के लिए स्वतंत्र होती है। तो ड्यूरिंग इद्दत मैरिज नहीं की जानी चाहिए, ये भी एक सापेक्ष निषेध माना जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो कुछ अन्य निषेध भी हैं जिनको हम विविध निषेध की कैटेगरी में रखते हैं। ये 4 हैं, जिनमें सबसे पहला है गर्भवती स्त्री, अर्थात विवाह किए जाते समय वह स्त्री गर्भ से नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वह विवाह शून्य विवाह माना जाएगा। इसी तरह हज यात्रा के दौरान, तीर्थ यात्रा के दौरान निकाह की संविदा वर्जित की गई है इहराम पहने हुए। इसके अलावा यदि हम बात करें तो पहला विवाह यदि ट्रिपल तलाक के माध्यम से, तिहरा तलाक के माध्यम से खंडित हुआ है, जिसे हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा बैन किया गया था और भारत की संसद ने भी अधिनियम पारित किया था, तो उस ट्रिपल तलाक के माध्यम से यदि कोई विवाह खंडित हुआ है तो वही पक्षकार यदि आपस में पुनः विवाह करना चाहते हैं तो मोहम्मद साहब ने एक प्रक्रिया बताई थी, उस प्रक्रिया का पालन करके ही उन दोनों पक्षकारों में पुनः विवाह संभव है, अन्यथा वह विवाह संभव नहीं होगा। इसी तरह यदि हम बात करें तो समानता के विरुद्ध विवाह नहीं किया जाना चाहिए, जिसे मुस्लिम विधि में रूल ऑफ काफा के नाम से जाना जाता है, अर्थात विवाह के दोनों पक्षकार में एक समान स्तर, जिसमें बौद्धिक स्तर भी है, सामाजिक स्तर भी है, आर्थिक स्तर भी है, वैचारिक स्तर भी है,
तो वो एक समान लगभग होने चाहिए। और अगर किसी स्त्री को ऐसा लगता है कि उसका विवाह समानता के नियम को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है, तो वह उस विवाह को खंडित कर सकती है। तो ये कुछ विविध निषेध हैं। तो इस तरह से ये आपके विवाह की यदि हम आवश्यक शर्तों की बात करें तो औपचारिकताओं में 7 शर्तें हैं। सक्षमता में पक्षकार की सक्षमता और संरक्षक की सक्षमता है। और विधिक नियोग्यताओं में मुख्य रूप से 3 निषेध हैं: पूर्ण निषेध, सापेक्ष निषेध और विविध निषेध। पूर्ण निषेध में 4 निषेध किए गए हैं, सापेक्ष निषेध में 5 निषेध किए गए हैं और विविध निषेध में 4 निषेध किए गए हैं। तो ये कुल मिलाकर आज हमारी चर्चा हुई कि विवाह की आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं। अगले वीडियो में हम इन्हीं शर्तों पर हर एक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। धन्यवाद।